जय हिंद दोस्तों। मैं पीडीएफ सर्विस के से ये मेरा सेकंड वीडियो है। कल के वीडियो के कंटिन्यूएशन में है और इसमें कुछ और रैंक की भी एनालिसिस मैंने की है। तो अभी स्टार्ट करेंगे कि किसको कितना फ़ायदा हुआ, कितना परसेंट फ़ायदा हुआ, गवर्नमेंट ने क्या खेल खेला हमारे साथ, वो सब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नायक रैंक से। नायक आप देखेंगे तो ये लेंथ ऑफ सर्विस है और ये कितना परसेंट इंक्रीज है। तो मैंने इसमें जो डेटा बनाया है ना वो 15 साल से ही दिया है। जो टेबल में आप देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 साल ऐसे दिया है, तो कोई फायदा नहीं होगा दिखाने के लिए। हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन है, वो प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि कोई 3 साल सर्विस करके नायक तो आएगा नहीं। नायक रहेगा तो मोस्टली 15 साल 10 साल सर्विस करके ही आएगा। तो नायक नॉर्मली 15 से 17 के बीच में रिटायर होते हैं। तो अगर आप देखेंगे 15 से 17 के बीच में नायक है, तो 15 से लेके 16.5 तक उनको सिर्फ 3% का बेनिफिट है। 3% उनकी पेंशन बढ़ी है। फिर 17 वाला जो 16.5 से और 17 के बीच में है, उनकी थोड़ा पेंशन ठीक ठाक बढ़ी है, वो 8% के आसपास में है। 18 के बाद का जो ये डेटा इन्होंने दिखाया है, ये 8% और ये घट रहा है, ये वाला कुछ नहीं है। 18 के बाद में कोई नायक रहता नहीं है, सर्विस उसको बाहर कर देती है नायक से। सो ये वाला डेटा इज ऑफ नो यूज। जो इन्होंने दिखाया है इतना परसेंट 10% बढ़ा है, अभी यहाँ पे करीब करीब 10% बढ़ा हुआ है। ये 21 साल से 23 साल के बीच में, पर 10% बढ़ाया तो दिखाया है। बता मतलब 22 साल में कौन नायक रहेगा? कोई नायक नहीं रहेगा 22 साल में। ये एक हाइपोथेटिकल डेटा गवर्नमेंट को खुश करने के लिए दिखाया गया है कि हमने इतने लोगों का बढ़ा दिया है। एक्चुअल जो बढ़ोतरी है वो 15 से 17 के बीच में नायक मिलेंगे आपको, और उनकी बढ़ोतरी है 3%। सो ओनली द बेनिफिशियल जो रियल टाइम इंक्रीज है वो 3% का इंक्रीज है नायक के लिए। अब हम देखते हैं पेडेप्सर सर्जेंट हवलदार वाई ग्रुप। अब इसमें भी देखो खेल क्या किया है। मोस्टली नेवी में जो पेडेप्सर है वो मोस्टली 15 साल में रिटायर हो जाते हैं। मैं नेवी के कॉन्टेक्स्ट में अगर बोलूँ तो 15 साल में पेडेप्सर मोस्टली निकल जाते हैं बाहर। तो 15 साल वालों को ने जो इसमें टेबल आई है नई वाली, उसमें सिर्फ 0.9% का ना, लेस देन 1% का बेनिफिट है, 200 रुपये का बेनिफिट है। फिर 15 साल के बाद में जो 15.5 16 ये सब का 1% 2% है। फिर 18 पे 17 के बाद में 17.5 के बाद में थोड़ा परसेंट इन्होंने बढ़ाया है, 17.5 18। तो नेवी में तो मोस्टली 15 के मतलब 18 तक चीफ बन जाते हैं, और 18 और 19 के बीच में वो नायब सूबेदार बन जाते हैं। और ये अप टू 20 तक इनमें जंप है 6% का। 20 के बाद में जंप मिला है 12% का। ये जंप मुझे लग रहा है कि ये एयरफोर्स को बेनिफिशियल होगा, क्योंकि एयरफोर्स में सर्जेंट मोस्टली 20 साल पे रिटायर होते हैं, और उन 20 साल वालों को जंप मिला है 12%। और इसके बाद में फिर वो 10% के आसपास में 22 21 22 23 10% के आसपास में रखते हैं 25 तक। 25 के बाद का जो जंप है वो हाइपोथेटिकल है, क्योंकि 25 के बाद में कोई रहता नहीं है ज़्यादा। पेडेप्सर या तो बाहर हो जाते हैं या तो वो नायब सूबेदार या जेडब्ल्यू बन जाते हैं। तो ये वाला डेटा फेक है। तो सर्जेंट को जो पेडेप्सर है, जो हवलदार हैं, उनको जितनी सर्विस कम सर्विस वाली है में है, लेंथ ऑफ सर्विस कम है, तो उनको बेनिफिट बहुत कम है। 15 साल को सिर्फ 0.9% दिया है, और नहीं तो 2-3% दिया है। 18 वालों को दिया है अराउंड 6%, और 20 वालों को दिया है 12%। ये हवलदार का टेबल है। देन एक्स ग्रुप वालों का है ये हवलदार सर्जेंट पीओ। इनका तो बहुत बुरा हाल है। ये 17 साल वालों तक का तो कुछ भी बढ़ोतरी नहीं है। 15 से 17 साल वाले जो एक्स ग्रुप वाले, हालांकि जो 15 से 17 के बीच में एक्स ग्रुप में पीओ या रहता नहीं है कोई, नॉर्मली 3 बन जाते हैं नेवी में, या चीफ चीफ एल बन जाते हैं। और उसमें भी एयरफोर्स में भी 15-16 में नायब सूबेदार बन जाते हैं। तो ये वाला डेटा उन्हें कोई खास
महत्व का नहीं है। हाँ, ये महत्व है 17 के बाद में देखेंगे तो 4% से लेके 6% तक, 8% का बीच में, 17 से लेके 20 के बीच में इनका ये बेनिफिट है 4 से 8%। इसके बाद में 10% का बेनिफिट है 20 साल वालों को, और इसके बाद का जो वो है वो तो इसमें किसी काम का नहीं है, क्योंकि 22-23 के आसपास में तो कोई रहता नहीं, तो नोबडी इज गोइंग टू बी देयर। तो ये वाला डेटा बेकार है जो 6% दिखा है। तो एवरेज अगर आप देखेंगे मोटा मोटा तो 4 से 6% का एवरेज इनका बन रहा है एक्स ग्रुप वालों का। लेकिन जो 15 से पहले आए हैं, जो 17 से पहले हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा। अगर 17 से पहले कोई एक्स ग्रुप का प्रोड्यूसर आ गया, सर्जेंट आ गया, तो ही विल नॉट गेट एनी बेनिफिट। 17 के बाद में बेनिफिट है। देन चीफ नायब सूबेदार का, ये नायब सूबेदार का भी 15 से 16 के बीच में कोई बेनिफिट नहीं है। 15 वाले को 3 साल का है, इसके बाद फिर डाउन हो गया है, फिर 16 साढ़े 16 पे 4% का बेनिफिट दिया है, फिर थोड़ा सा डाउन हुआ है 3% का 17 साल पे, फिर 18 पे बढ़ा है, फिर 20, 18 से लेके 17 से मोटा मोटा लेकर के और 20 तक एक एवरेज है 3 से 4% का। इसके बाद 22 पे फिर बढ़ाया है इन्होंने 5%, और फिर ये चला है अप टू 26 साल। तो ये एवरेज अगर आप मान लें कि 20 साल के नीचे वाले जो नायब सूबेदार रिटायर्ड है वो 3 से 4%, और 20 साल से ऊपर वाले हैं वो करीब करीब 6 से 7% का जंप है। फिर सूबेदार का रैंक है वो 15 साल जो इधर इन्हें दिखाया है, ये सब तो हाइपोथेटिकल है। नॉर्मली सूबेदार 20-22 में बनते हैं, तो उनको 3% का जंप है, 20 से लेके 26 साल तक 3% का जंप है, और 26.5 में फिर उनको 4% का जंप है। तो सूबेदार को भी 3 से 4% का फायदा है बस। और ये जो पीछे डेटा दिखाया 18 साल, 19 साल, 16 साल, ये सब बकवास है। इधर दिखाया ना ये 15-16 साल में सूबेदार कौन बनता है, तो दिस इज ऑल फेक डेटा। देन सूबेदार मेजर का, हाँ सूबेदार मेजर में भी वही है। सूबेदार मेजर बनने के लिए मिनिमम 24 साल 23 साल सर्विस चाहिए, तो उनको 4% दिया है। ये वाला जो डेटा है 20 साल 21 साल, इसमें कोई सूबेदार मेजर बनता नहीं, ये फेक डेटा दिखाया है। 24-25 साल के बाद में ही सूबेदार बनता है। तो ये वाला करीब करीब आपको 4% का बन जाएगा। फिर 27 के बाद में इन्होंने जंप दिया है 10% का, जो 27 साल से ऊपर है, 27.5 के 28 जिन्होंने नौकरी करी है उनको 10% का बेनिफिट है। तो 10 से 12 का बेनिफिट है ये अप्रॉक्सीमेटली 27 से लेकर और 29 के बीच में। फिर इसके बाद 30 से ऊपर वालों को फिर नुकसान है। 30 के ऊपर होता नहीं कोई, मोस्टली ऑनरी बन जाते हैं, और नहीं तो 30 के बाद वालों को कोई बेनिफिट नहीं है इसको आरोपी। देन ये एक लेफ्टिनेंट कर्नल का मैंने ऐसे एक रैंडम निकला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिटायरेबल ऑफिसर रैंक में जो होता है वो लेफ्टिनेंट कर्नल एंड कमांडर होते हैं, विंग कमांडर, लेफ्टिनेंट कर्नल। तो उसमें अगर आप देखेंगे अमूमन कमांडर की जो नौकरी होती है वो 20 साल के आसपास होती है। तो ये जो 15 साल से लेकर के और 15 साल से लेकर 18 साल तक का जो है इनका करीब करीब 8% का जंप है, 15 से 18। इसके बाद में 18.5 और 19 वालों को कुछ नहीं मिलेगा, तो 19.5 वालों को फिर 8% का जंप है। फिर इसके बाद में 19, 20, 21 वालों को 6%, 4% जंप है। इसके बाद 21 से लेकर 24 तक कोई चेंज नहीं, मतलब 24 नहीं 27 साल तक, 21 से 27 साल तक कमांडर का कोई चेंज नहीं। एंड देन इनका फिर 4% के आसपास में जंप है। तो ये मोटा मोटा ये डेटा जो ऊपर नीचे जा रहा है साइन वेव में, ये इनकी कहानी पर समझ में नहीं आया, बट एक्चुअली देखा जाए तो इनको 8%, 6 से 8% का इनको जंप एवरेज दिख रहा है बस। अब ये जो एक डेटा मैंने बनाया है कि गवर्नमेंट ने खेल जो खेला है उसको समझाने के लिए, कि ये देखने के लिए सबसे ज्यादा रिटायरेबल रैंक कौन सा होता है। सबसे ज्यादा जो रिटायरेबल रैंक है वो होता है पेट अफसर, नेवी का मैं बता रहा हूँ, नेवी के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ। पेट अफसर 15 साल का सबसे ज्यादा रिटायरेबल का, 100 लोग रिटायर हो रहे हैं तो उसमें 50 लोग जो है वो 15 साल के पेट अफसर होंगे, और उनको इंक्रीज दिया है 0.9%। ये 0.09 की जगह 0.9 पड़िएगा, ये 0.9% दिया है। मतलब 50% जो उनकी स्ट्रेंथ थी उनको
उनका उनको जो है हाइक उनकी कम कर दी, वो कर दी 0.9%। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट का फंड फ्लो जो है वो आरओपी के थ्रू वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। सेम वे चीफ पेड अफसर का, चीफ पेड अफसर जो 20 साल के आसपास में रिटायर हो जाते हैं, 20 साल के हो जाते हैं, उनकी नौकरी होती है लगभग, और वो 30% स्ट्रेंथ होती है। 100 में से अगर रिटायर हो रहे हैं तो 50 तो पेड अफसर होंगे 15 साल के, और 30 होंगे जो चीफ पेड अफसर होंगे 20 साल के आसपास में होंगे, 20 18 ऐसे। उनको मिला 3% सिर्फ। देन एमसीपीओ 25 से 30 साल वाले रहते हैं 15%, इनको मिला है सिर्फ 2% 3%, इनको भी 3% मिला सिर्फ। ऑनली लेफ्टिनेंट को जो 30 प्लस ईयर से तो 5% के आसपास होते हैं टोटल, तो इनको मिला है 2%। और कमांडर्स जो है, वो कमांडर विंग कमांडर है, अमूमन उनकी एवरेज सर्विस होती है 20 ईयर्स, वो 40% होते हैं टोटल अफसर की स्ट्रेंथ का जो रिटायर होते हैं, वो 8% उनको जंप दिया है। तो ये हमारे को जो उनको अफसरों को दिया है, ये हमारे से डबल जंप है, परसेंटेज वाइज जंप, मैं वैल्यू वाइज नहीं बोल रहा हूँ। कोई बोलेगा कि हाँ उनकी तनख्वाह ज़्यादा है तो वो जंप ज़्यादा है, ऐसा नहीं, हमारे वाला परसेंटेज ही ज़्यादा है। परसेंटेज ज़्यादा होगा तो वैल्यू ज़्यादा होगा, क्योंकि परसेंट की एक सबसे बड़ी इनहेरेंट मिस्टेक होती है परसेंट में, उसकी इनहेरेंट एरर बोलते हैं कि परसेंटेज सिस्टम जो है वो बड़े को बड़ा बनाता है और छोटे को छोटा बनाता है। इट विल इंक्रीज द गैप बिटवीन हैव एंड हैव नॉट, ये परसेंटेज की इंटरनल एरर होती है। तो इसमें देख लीजिए कि उनको 8% दिया गया है अफसर को। तो गवर्नमेंट ने जो खेल खेला है, जो समझ में आ रहा है वो ये है कि जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ हो, जिसमें जिस जिस एज ग्रुप में, जिस लेंथ ऑफ सर्विस में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ हो, उसमें ऐसा फार्मूला सेट करो कि उनका इंक्रीज बहुत कम हो, तो इससे फंड का फ्लो कम हो जाएगा। और जिसमें इंक्रीज हो उसमें स्ट्रेंथ बहुत कम हो, तो इससे जो होता है, जो 10 रुपये, जब मान लिया 1000 करोड़ अगर रिक्वायरमेंट होनी थी, अगर एक्चुअल वो आरओपी 2 की तरह होता, तो अब ये 100 करोड़ में हो जाएगा, 1000 करोड़ की जगह, मतलब 10 गुना, 1/10 हमने फंड को रिड्यूस कर दिया गवर्नमेंट। तो ये खेल खेला गया है। अब हम लोग डेटा वगैरह मंगा रहे हैं, रियल टाइम डेटा मंगा रहे हैं, एंड देन विल सी कि ये कैसे बनाया है इन्होंने, क्योंकि डेटा देंगे नहीं डीएसडब्ल्यू वाले। हम लोग पिछले दो आरओपी का डेटा मांग मांग के थक गए कि भाई बैक एंड का डेटा दे दो, कैसे बनाया आपने, क्या लिया, अब देते नहीं है। तो वी विल सी इट, अभी तो गर्म आग लगी हुई है, तो देखते हैं क्या है। सो दैट्स ऑल, नए अपडेट के साथ में फिर आऊँगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।